सभी को नमस्ते। जो बाद में देखेंगे उनको भी नमस्ते। हमारा सेशन सिंथेसिस को लेकर है। सिंथेसिस को लेकर हमारा जो एक सेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा हमने परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इनका यूज़ करते हुए किस तरह से हम दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर और एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ये प्रोसेस हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ये कल हमारी प्रोसेस थी जिसको हमने डिस्कस किया था। उसके साथ ही गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। जो बाद में देखेंगे उनको भी नमस्ते। तो कल का जो टॉपिक था हमारा वो सिंथेसिस यानी जॉइनिंग सेंटेंसेस का स्टार्ट हुआ था। और जॉइनिंग सेंटेंसेस का जो टॉपिक था इसमें आप लोगों ने कल काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी की थी और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी दिए थे जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। बाकी बाद में अगर आप लोगों ने देखा है इसको, तो क्या आपको दो सिंपल सेंटेंस को एक तीसरे नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, उसको ज्वाइनिंग करके और किस तरह से पार्टिसिपल का यूज़ करें, ये बात आपको समझ में आ गई पिछले सेशन से? एक बार बता दीजिएगा, क्या पिछले सेशन में जो भी डिस्कस हुआ उस डिस्कशन की सारी बातें क्लियर हैं? तो फिर आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें और किस तरह से कौन से तरीके हैं जिनसे दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर और एक नए सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चीज़ आज हमें देखनी है। ठीक है। तो दो सिंपल सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, ये प्रोसेस हमारी चल रही थी। और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से और कौन से वो तरीके हैं जिन तरीकों से हम सिंपल सेंटेंसेज को कन्वर्ट करके यानी ज्वाइन करके और एक नए सिंपल सेंटेंस का फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए अब पहला यूज़ जो था वो तो पार्टिसिपल का यूज़ था, और पार्टिसिपल तीनों जो पार्टिसिपल थे उनका यूज़ हमने किया था। उसके बाद में सेकंड यूज़ आता है इसका, सेकंड यूज़। तो सेकंड जो है वो है बाय यूजिंग, यूज करके, बाय यूजिंग, यूज करें किसको? इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके, इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस जो है वो फ्रेम किया जा सकता है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आप अच्छी तरह से जानते हैं मेन वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और टू इन्फिनेटिव, टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है? टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। इन दिस केस, इस मामले में, इन दिस केस वी आर गिवन, हमें दिया जाता है, वी आर गिवन द पर्पस, इन दिस केस वी आर गिवन द पर्पस इन द सेकेंड सेंटेंस, इन द सेकेंड सेंटेंस। इस मामले में हमें सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया जाता है? हमें सेकंड सेंटेंस में पर्पस यानी उद्देश्य बताया जाता है। सेकंड सेंटेंस में पर्पस बताया जाता है, उद्देश्य बताया जाता है। द सेंटेंस, और जो सेंटेंस है, द सेंटेंस हैज द लेक्सिकल वर्ब, हैज द लेक्सिकल वर्ब, वो ऐसी लेक्सिकल वर्ब रखता है सच एज, जैसे कि, सच एज जैसे कि, ऐसी वर्ब होती है जिनसे पर्पस यानी उद्देश्य बताया जाता है। तो वो वर्ब है जैसे लाइक है, वांट, लाइक है, वांट है, विश, डिसलाइक, ये वर्ब है। ऐसी वर्ब होती है जो क्या बताती है? जो पर्पस बताती है। डिजायर, ये ऐसी वर्ब है जो किसको डिनोट करती है? जो पर्पस को शो करती है, पर्पस को डिनोट करती है। क्या लिखा है कि एक दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ना है
और दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ऐसी ये टू इन्फिनेटिव का यूज कब करेंगे? जब हमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ हो, जब हमें सेंटेंस में पर्पस यानी उद्देश्य दिया हुआ हो। जब उद्देश्य दिया हुआ होगा तो हम इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ये सेकंड सेंटेंस में होगा। ये जो ऐसे सेंटेंस होंगे उनमें मेन वर्ब जो होगी वो लाइक, वांट, विश, डिसलाइक, डिजायर, ईटीसी, इटेक्स्ट्रा, इस तरह की वर्ब होंगी जो किसको डिनोट करेंगी? जो पर्पस को डिनोट करेंगी। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, किस तरह से इसका यूज किया जाएगा? यहां तक हमने देखा, अब देखते हैं इसका यूज किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से इस तरह के सेंटेंस जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। यस, वी मेड नो चेंज, वी मेड नो चेंज, हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। वी मेड नो चेंज इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द फर्स्ट सेंटेंस, हम पहले सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। पहला सेंटेंस जो है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे? वी रिमूव, हम हटा देंगे। वी रिमूव द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, वी रिमूव द सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे। सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस, फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस से क्या कर देंगे? सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे। सेकंड सेंटेंस से वर्ब को हटा देंगे, सब्जेक्ट को भी हटा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? इसे हटा दिया, अब क्या करेंगे? अब वी जॉइन बोथ द सेंटेंसेज, वी जॉइन बोथ द सेंटेंसेज, बोथ द सेंटेंसेज, और दोनों सेंटेंसेज को हम क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे और एक नया सिंपल सेंटेंस क्या कर देंगे? एक नया सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर देंगे। दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने पर क्या हो जाएगा? एक नया सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। क्या करेंगे? पहला सेंटेंस ऐसा कैसा लिख देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब पर्पस वह बता रहा होगा, उद्देश्य बता रहा होगा, तो इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को हटाएंगे, तो सिंपल सेंटेंस तभी बन पाएगा जब उसमें क्या होगी? जब इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने पर ही वह क्या रहेगा? तभी वह सिंपल सेंटेंस रहेगा। तो सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर देंगे? सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे और फिर जो सेंटेंस बचेगा उस सेंटेंस को आपस में क्या कर देंगे? उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही शेष रहेगा। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब शेष रहेगा, इसका मतलब वह सेंटेंस कैसा रह जाएगा? वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। आई टुक ए पेन, आई टुक ए पेन, आई वॉन्टेड टू राइट ए लेटर, आई वॉन्टेड टू राइट ए लेटर। ये दो सेंटेंस हैं, दो सिंपल सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। पहले सेंटेंस को इसमें बताइए कि उद्देश्य बताया है कि नहीं बताया है। सेकंड सेंटेंस में पर्पस बताया गया है। फर्स्ट सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दीजिए? आई टुक ए पेन, आई टुक ए पेन, आई टुक ए पेन हो गया। अब दूसरे सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। दूसरे सेंटेंस से सब्जेक्ट वर्ब को हटा दीजिए। तो आई टुक ए पेन टू राइट, लिखने के लिए, टू राइट ए लेटर, टू राइट ए लेटर, ये सेंटेंस आ गया। अब ये सेंटेंस जो बना है, नया सेंटेंस बना है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब ही तो रही, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रही, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब रही, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नया सिंपल सेंटेंस हो गया और इसमें यूज क्या हो गया? इसमें टू इन्फिनेटिव आ गया, इसमें टू इन्फिनेटिव आ गया जो पर्पस को डिनोट कर रहा है, जो पर्पस को बता रहा है। बिल्कुल, जो क्या बता रहा है? जो पर्पस को, इसके उद्देश्य को बता रहा है। इस तरह से एक नया सेंटेंस क्या हो गया? एक नया सेंटेंस फ्रेम हो गया।
नया सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट लिखते हैं आगे, किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस फ्रेम किया गया है टू इन्फिनेटिव का यूज करके। टू इन्फिनेटिव का यूज किया, सी कॉल्ड हर फादर, सी कॉल्ड हर फादर, सी लाइक्ड टू टॉक टू हिम, टू टॉक टू हिम। ये दो सेंटेंस आ गए सिंपल सेंटेंस। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके, ऐड करके, ज्वाइन करा के और फिर क्या करना है, एक नया सेंटेंस फ्रेम करना है। बिल्कुल, एन से भी आ गया है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बनेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस सेम आ जाएगा, नो चेंज रहेगा। तो सी कॉल्ड हर फादर, सी कॉल्ड हर फादर, इतना इतना रहा। अब सेकंड से क्या हटा दीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दीजिए। सी कॉल्ड हर फादर टू टॉक टू हिम, टू टॉक टू हिम। ये क्या बन गया, ये नया सेंटेंस बन गया। सी कॉल्ड हर फादर टू टॉक टू हिम। बिल्कुल, ये नया सेंटेंस बना और ये किसका यूज हो गया, ये सिंपल सेंटेंस रहा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसलिए ये नया सिंपल सेंटेंस ही रहा। और हमने एक सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और एक नया सिंपल सेंटेंस जो है वो हमने फ्रेम किया। क्यों बन पाया ना सबसे, बहुत बढ़िया। सबके रिस्पॉन्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए हैं, बहुत ही एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। आगे देखते हैं दूसरा तरीका, और इसको किस प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो तरीका है इसका, उसको डिस्कस करते हैं। सभी लोग कोशिश करें कि वो इसको फ्रेम करें अपनी नोटबुक में। कमेंट में भले ही नहीं लिखें, लेकिन वो नोटबुक में अवश्य इसको डिनोट करें और प्रैक्टिस जरूर करें। थर्ड, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो यूज किया था वो पार्टिसिपल का यूज किया था, तीनों पार्टिसिपल का यूज किया था, फिर बीइंग टाइप सेंटेंस भी यूज किया था। और आज जो देखा हमने वो टू इन्फिनेटिव का यूज करके हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस क्या कर दिया है, एक नया सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर दिया है। अब नेक्स्ट अगला तरीका देखते हैं कि किस प्रकार से ये सेंटेंस बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग, यूज करके, काम में लेके एडवर्ब, बाय यूजिंग एन एडवर्ब, या तो किसी एडवर्ब का एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज, या फिर किसी एडवर्ब फ्रेज का यूज करके, और एन एडवर्ब फ्रेज, बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज, किसी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज करके, और उस सेंटेंस को क्या बना दिया जाए, सिंपल सेंटेंस बना दिया जाए। जैसे कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। डू दिस वर्क, एक सेंटेंस तो ये आ गया, और सेकंड सेंटेंस आ गया यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, यू शुड नॉट डिले, यू शुड नॉट डिले, ये आ गया डू दिस वर्क। और सेकंड सेंटेंस है यू शुड नॉट डिले, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें डू दिस वर्क, वर्ब तो ये आ गई। सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू कंसीडर माना जाता है, ऑटोमेटिक माना जाता है। तो इसमें यहां पर लिखेंगे डू दिस वर्क को ऐसे कैसे लिख दीजिए, डू दिस वर्क, ये काम करो। अब इसमें एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज लगाना है, यू को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, डू दिस वर्क, इस काम को करो। ये इतना हो गया। तुम्हें देरी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें क्या नहीं होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसमें शुड नॉट की जगह विदाउट लिखते हैं, विदाउट, तुम्हें नहीं चाहिए क्या, डिले, विदाउट डिले, विदाउट डिले। अब क्या हो गया,
एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गई ना। डू दिस वर्क विदाउट डिले, ये काम करो कैसे, बिना देरी किए, बिना देरी किए ये काम तुम्हें करना चाहिए। एक सेंटेंस और लिखते हैं, बिल्कुल एक सेंटेंस और लिखते हैं और फिर उस सेंटेंस को भी आप लोग फ्रेम कीजिएगा। ओके, माई ब्रदर टॉट इट टू मी, टॉट इट टू मी। पहला सेंटेंस तो ये हो गया। सेकंड, ही टॉट मी इन ए हरी, इन ए हरी। अब ये दो सेंटेंस आ गए, ये दो सेंटेंस आ गए, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है दोनों में। अब पहला सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दीजिए, पहला सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दीजिए और सेकंड में से एडवर्ब को चूज कर लीजिए, सेकंड में से एडवर्ब को चूज कर लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस ऐसा कैसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर टॉट इट, माई ब्रदर टॉट इट टू मी। अब माई ब्रदर का तो क्या आ गया, ही हट जाएगा, टॉट दोनों जगह आ गई तो क्या हो जाएगी, हट जाएगा। मी दोनों जगह आ गया तो दोनों जगह नहीं लिखा जाएगा, एक जगह लिखा, हट गया। इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद में कौन सी ऐसी चीज बच गई जो एडवर्ब का काम कर सकती है और अर्थ वो का वो रहे, तो क्या हो जाएगा, इन ए हरी। मेरे भाई ने मुझे ये कैसे पढ़ाया, मेरे भाई ने ये मुझे जल्दबाजी में पढ़ाया या जल्दी में पढ़ाया। तो इन ए हरी जो है, इन ए हरी ये यहां किसका काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है वो क्या हो गई, वो रिमूव कर दी गई, वो हटा दी गई। तो वो जब रिमूव कर दी गई, हटा दी गई, तो जाहिर सी बात है कि दो सिंपल सेंटेंस में एक का सब्जेक्ट वर्ब रिमूव कर दिया तो उसमें केवल और केवल क्या बचा, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही बची। एक सब्जेक्ट एक वर्ब बचने पर वह सेंटेंस जो है वो कैसा रह गया, वह सिंपल सेंटेंस रह गया। नेक्स्ट लेते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी टोल्ड मी an important thing, she told me an important thing। पहला तो ये आ गया। सेकंड, she told it secretly, in secret manner, ये आ गया। She told me an important thing, she told it in secret manner। ये दो सेंटेंस आ गए। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर क्या करना है, हाँ बिल्कुल, she told me an important thing in secret manner, बिल्कुल। और भी कोई तरीका है क्या इसको कनेक्ट करने का, और भी कोई तरीका है क्या? ठीक है, सभी का एक ही तरीका आ रहा है। बिल्कुल एन से बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जो एन से दे रहे हैं वो बिल्कुल सही सेंटेंस है, वो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसकी जगह और कोई तरीका भी हो सकता है क्या, कोई ऐसी एडवर्ब या फिर कोई ऐसा वर्ड आ सकता है? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दीजिए, शी टोल्ड मी एन इम्पोर्टेंट थिंग, शी टोल्ड मी एन इम्पोर्टेंट थिंग, उसने मुझे एक महत्वपूर्ण बात बताई। अब ये इन सीक्रेट मैनर ही तो आएगा, ये तो दोबारा आएगा नहीं। तो इन सीक्रेट मैनर को भी अगर हम रिप्लेस करें तो उसका भी क्या हो सकता है, उसका हो सकता है सीक्रेटली। शी टोल्ड मी एन इम्पोर्टेंट थिंग सीक्रेटली या प्राइवेटली, बिल्कुल सीक्रेटली या प्राइवेटली। तो ये जो चीज आएगी ये क्या चेंज हो जाएगा, ये एडवर्ब के रूप में चेंज हो जाएगा। और एडवर्ब के रूप में चेंज होने पर ये सेंटेंस कैसा बच जाएगा, नया जो सेंटेंस बचेगा वो सिंपल सेंटेंस बचेगा। वो कैसा सेंटेंस रहेगा, वो सिंपल सेंटेंस रहेगा। तो सिंपल सेंटेंस का सीधा सीधा सा मतलब है कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब की जगह एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को ही जब रखा जाए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब को ही रखा जाए
तो वो सेंटेंस कैसा रहेगा? तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस रहेगा। बिल्कुल। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बाकी सारी चीजों को अगर डिटेल में अगर आपने पुट डाउन किया है, राइट डाउन लिख लिया है, तो उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और जब भी आप कहें तब ही आपका इस टॉपिक का, इससे पीछे के टॉपिक का टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल, जब भी आपका मूड हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग। अगला तरीका है किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया जा सकता है। तो बाय यूजिंग, यूज करके, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नया शब्द है आपके लिए सुनने के लिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव ओब्लिग है एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। नॉमिनेटिव, देखो नॉमिनेटिव का मतलब सीधा सीधा सा है नाउन, और एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का मतलब है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग, और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सब्जेक्ट, जिसमें क्या हो, जिसमें इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट शो किया जाए। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। इन दिस केस, इस मामले में, इन दिस केस बोथ, इन दिस केस बोथ द सेंटेंसेज, बोथ द सेंटेंसेज, दोनों जो सेंटेंस होंगे, बोथ द सेंटेंसेज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, हैव डिफरेंट सब्जेक्ट। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे होंगे? वो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो क्या करेंगे? वी मेक नो चेंज, वी मेक नो चेंज, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। वी मेक नो चेंज इन द सेकेंड सेंटेंस, इन द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में हम क्या नहीं करेंगे? सेकेंड सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। वी मेक नो चेंज इन द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस जो है वो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। सेकेंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन, कोई फेरबदल नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम? वी यूज द सब्जेक्ट, वी यूज द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। वी यूज द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे। वी यूज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, हम फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को यूज करेंगे। वी यूज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, हम फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को यूज करेंगे एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा ही इसको यूज करेंगे। एंड देन, और उसके बाद, एंड देन, और उसके बाद वी यूज, और उसके बाद हम यूज करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम हैविंग के साथ क्या यूज करेंगे? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, प्लस अगर कोई अदर वर्ड दिए गए हैं तो वो ये फर्स्ट सेंटेंस में चेंज कर देंगे। किसमें? फर्स्ट सेंटेंस में चेंज कर देंगे, और फिर सेकंड सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख देंगे, सेकंड सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख देंगे। ये अदर वर्ड्स है जो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है? ये अदर वर्ड्स यहां पर आगे एडिशनल जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह से चेंजमेंट किया जाएगा, किस तरह से इसका बदलाव होगा। एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जो दो दिए जाएंगे उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे दोनों के। हम सेकंड सेंटेंस में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी उसको एज इट इज यूज करेंगे, और पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद हैविंग लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई और शब्द बच गया तो वो लिखेंगे, और फिर इसके साथ सेकंड सेंटेंस को ऐसा कैसा क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा, और उसको लिखकर और क्या कर देंगे? सिंपल सेंटेंस बना दिया जाएगा। यानी वर्ब को हटा देना है, वर्ब को
सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी को हटा देना है और एक स्वतंत्र सब्जेक्ट को यूज कर देना है, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। जैसे द सन जो सन था, हैड सेट, द सन हैड सेट, वी रीच्ड हम पहुंचे, वी रीच्ड होम, दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये आ गया, एक ये आ गया। इसका सब्जेक्ट द सन है और इसका सब्जेक्ट वी है। इसका सब्जेक्ट क्या है? वी है। अब इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहां क्या है? हैड सेट है और यहां क्या है? रीच्ड है। सेकंड सेंटेंस में कोई फेरबदल हमें नहीं करना है। फर्स्ट सेंटेंस से हमें क्या लाना है? फर्स्ट सेंटेंस से इसको फ्रेम करना है। यहां से वर्ब को हटा देना है। जनरली हेल्पिंग वर्ब हट जाती है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा कैसा लिया? द सन। अब अपनी तरफ से क्या लगाएंगे इसमें? हैविंग, द सन हैविंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट होती है। द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, ये हो गया द सन हैविंग सेट। और उसके बाद कोमा लगाया और कोमा लगा के सेकंड सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दिया? वी रीच्ड होम, वी रीच्ड होम, वी रीच्ड होम। ये क्या बन गया? ये नया सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन हैविंग सेड जो है वो मीनिंग नहीं दे रहा है किसका? सेंटेंस की वर्ब का। ये केवल एडजेक्टिव शो हो रहा है। अस्त, सूरज के अस्त होने पर, हैविंग सेट द सन, सूरज के अस्त होने पर। अब ये क्या कर दिया है? इसने सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर था उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसको हेड को हटाते ही टेंस जो है वो संपूर्ण सेंटेंस जो है वो डिटोरिएट हो गया, विकृत हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। और उससे क्या हो गया? ये सेंटेंस कैसा बच गया? ये सिंपल सेंटेंस बच गया। तो मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो यही है कि दो सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब है। हमें क्या करना है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में से उसको रिड्यूस करना है। सब्जेक्ट भले ही बच जाए, लेकिन वर्ब जो है वो अकेली भी सेंटेंस फ्रेम कर सकती है। इसलिए वर्ब को जनरली क्या कर दिया जाता है? वर्ब को जनरली हटा दिया जाता है। और वर्ब यहां मेन वर्ब तो पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यहां महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को रिमूव किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे एक सेंटेंस, एक एग्जांपल हो लिखे, उसको आप सभी लोग फ्रेम कीजिएगा। द टॉपिक हैज फिनिश्ड, द टॉपिक हैज फिनिश्ड, द टीचर लेफ्ट द क्लास, द टीचर लेफ्ट द क्लास। ये सेंटेंस आ गए दो। द टॉपिक हैज फिनिश्ड, हैड आएगा क्योंकि इधर लेफ्ट आ गया ना। द टॉपिक हैड फिनिश्ड, द टीचर लेफ्ट द क्लास। अब इस सेंटेंस को, ये दो सिंपल सेंटेंस है, इससे एक नया सिंपल सेंटेंस क्या करना है? फ्रेम करना है। तो द टॉपिक हैविंग फिनिश्ड, द टीचर लेफ्ट द क्लास। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स आप सभी का आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? दो सिंपल सेंटेंस जो है वो दो सिंपल सेंटेंस को हम नॉमिनेटिव या फिर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन करके एक नए सिंपल सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। एक नए सिंपल सेंटेंस में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नए सिंपल सेंटेंस में उसको चेंज कर देंगे, उसको बदल देंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है, इफ वी आर गिवन, यदि हमें दिया जाए, इफ वी आर गिवन ए लिंकिंग वर्ब, इफ वी आर गिवन ए लिंकिंग वर्ब, यदि हमें लिंकिंग वर्ब दी गई है, इफ वी आर गिवन ए लिंकिंग वर्ब, यदि हमें क्या दी गई है? लिंकिंग वर्ब दी गई है इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द फर्स्ट सेंटेंस। यदि हमें फर्स्ट सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब दी गई है तो हम क्या करेंगे? वी यूज, तो हम यूज करेंगे, वी यूज। भाई फर्स्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे, सेकंड सेंटेंस तो सेम रहेगा। तो वी यूज, तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस बीइंग
वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बीइंग का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट और बीइंग आ जाएगा, और उसके बाद या तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जो हमें दिया हुआ रहेगा, या फिर कोई नाउन वगैरह दिया हुआ रहेगा तो वो आ जाएगा। इस तरह से नए सेंटेंस को शुरू करेंगे, इस तरह से नया जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, द वेदर वॉज फाइन, द वेदर वॉज फाइन, मौसम जो था वो अच्छा था। द वेदर वॉज फाइन, वी वेंट ऑन ए पिकनिक, वी वेंट ऑन ए पिकनिक, ये सेंटेंस आ गया। द वेदर वॉज फाइन, मौसम जो था वो अच्छा था। वी वेंट ऑन ए पिकनिक, हम कहाँ चले गए, हम पिकनिक पर चले गए। बता दीजिए अब इस सेंटेंस को। सेकंड सेंटेंस में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, हाँ इसमें मेरे भाई फाइन का फाइन ही रहेगा, फाइन का फाइन नहीं होगा, फाइन का फाइन ही रहेगा, हाँ फाइन का फाइन रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, फाइन ऐसा कैसा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, ऐसा कैसा रहेगा, तो क्या आ जाएगा, द वेदर बीइंग फाइन, द वेदर बीइंग फाइन, इतना इतना आ गया, द वेदर बीइंग फाइन। सेकेंड सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दीजिए, वी वेंट ऑन ए पिकनिक, वी वेंट ऑन ए पिकनिक, हम कहाँ चले गए, हम पिकनिक पर चले गए। वी वेंट ऑन ए पिकनिक, हम कहाँ चले गए, हम पिकनिक पर चले गए। इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। वी वेंट ऑन ए पिकनिक, ये पिकनिक है नीचे, ए पिकनिक। तो इस तरह से एक नया सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, वो फ्रेम हो गया। दो सिंपल सेंटेंस को बीइंग टाइप सेंटेंस, क्योंकि क्या आया था, क्योंकि लिंकिंग वर्ब आई थी वोज, इजार एम वोज वर, जो लिंकिंग वर्ब होती है इनके साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने पर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको बीइंग में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बीइंग में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करने पर इस तरह से ये दो सिंपल सेंटेंस एक नए सिंपल सेंटेंस में फ्रेम किए जा सकते हैं, फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट इसका कौन सा वे है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाए, तो वो तरीका देखते हैं। बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। याद रखिए ये अपोजिशन जो है उसमें APPO है, और वो जो ओपोजिशन आता है उसमें OPPO आता है। ये APPO है, इसका अर्थ होता है समानांतर, समानांतर यानी पैरेलल, ये तो समान होता है, और वो ओपोजिशन जो होता है वो खिलाफ होता है, वो अगेंस्ट होता है। तो ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन का यूज करना है। नाउन इन अपोजिशन का यूज किस तरह से किया जाए या कब किया जाए, तो लिखते हैं, और ये होता क्या है, व्हेन नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, व्हेन ए नाउन एक्सप्लेन्स, जब एक नाउन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, या क्वालिफाइज, व्हेन ए नाउन एक्सप्लेन्स और क्वालिफाइज, जब एक नाउन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है या क्वालिफाई करता है अनदर नाउन, जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताए, उसके बाद आकर उसकी क्या बताए, उसकी विशेषता बताए, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन, इट इज कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे नाउन इन अपोजिशन कहा जाएगा। और नाउन इन अपोजिशन कहे जाने पर यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस नाउन इन अपोजिशन का यूज करते ही सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नाउन इन अपोजिशन के एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल से यह समझ में आएगा। याद रखिए, नाउन इन अपोजिशन, जब एक नाउन दूसरे नाउन के बाद आकर पहले नाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, तो उसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। APPOSITION,
नाउन इन अपोजिशन। देखते हैं नाउन इन अपोजिशन किस तरह से बनता है। एक सेंटेंस लिखते हैं, मिल्टन वॉज ए ग्रेट पोइट। मिल्टन वॉज ए ग्रेट पोइट। मिल्टन वॉज ए ग्रेट पोइट। सेकंड है, ही वॉज ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड। दो सेंटेंस आगे। अब क्या करें, दो सेंटेंस आने पर यहां ये मिल्टन नाउन आ गया, ये क्या आ गया, प्रेनाउन आ गया, ये प्रेनाउन आ गया। तो सबसे पहले मिल्टन को ही ले लीजिए, यहां पर मिल्टन। अब वोज था ना, इस वोज को क्या कर दो, इसको हटा दो, वर्ब को हटा दिया और मिल्टन के बाद यहां कोमा लगाइए और ए ग्रेट पोइट। मिल्टन ए ग्रेट पोइट, ये नाउन फ्रेज आ गया क्योंकि हेडवर्ड पोइट हो गया ग्रेट, और ये इसके प्री मॉडिफायर्स आ गए। मिल्टन ए ग्रेट पोइट वॉज ब्लाइंड। और सेकंड सेंटेंस से किसको ले लिया, वॉज ब्लाइंड को ले लिया, क्योंकि इसकी जगह प्रोनाउन जो आया था उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी हटा दिया गया। तो मिल्टन ए ग्रेट पोइट वॉज ब्लाइंड। तो मिल्टन की विशेषता बताने, मिल्टन वॉज ए ग्रेट पोइट था ना, इसको हटा दिया गया और ए ग्रेट पोइट इसके तुरंत बाद में आकर और इसकी क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो मिल्टन ए ग्रेट पोइट वॉज ब्लाइंड। इस तरह से इसको क्या कर दिया जाएगा, नाउन इन अपोजिशन ले लिया जाएगा। जैसे और लिखते हैं इसके एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप उसे सिंपल सेंटेंस में क्या कीजिएगा, ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। कपिल देव वॉज ए फेमस क्रिकेटर। कपिल देव वॉज ए फेमस क्रिकेटर। He was the captain of India in 1983। ये सेंटेंस आ गया। अब ये सेंटेंस आ गए। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, और दो सेंटेंस होंगे। दो सेंटेंस को क्या करना है, एक कनेक्ट करके इनको और नया सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है। अब नया सिंपल सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होगा वो देख लीजिएगा। नया सिंपल सेंटेंस किस तरह से फ्रेम हो सकता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो क्या इस वोज को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और कपिल देव की विशेषता को लिए, कपिल देव ए फेमस क्रिकेटर। अब यहां से क्या हटा दीजिए, ही को हटा दीजिए, एक ही बार वर्ब आ जाएगी। तो कपिल देव ए फेमस क्रिकेटर वॉज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन 1983। बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स है। तो कपिल देव जो फेमस क्रिकेटर थे वो भारत के 1983 में कप्तान थे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब को हटाकर नाउन इन अपोजिशन के लिए नाउन फ्रेज का यहां पर क्या कर दिया जाएगा, यूज कर दिया जाएगा। और यूज करने पर वह सेंटेंस कैसा हो जाएगा, वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, वह सिंपल सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस वह रहेगा। नेक्स्ट तरीका किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। तो बाय यूजिंग यूज करके, बाय यूजिंग ए प्रेपोजिशन का यूज करके भी क्या किया जा सकता है, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में फ्रेम किया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से ये किया जाएगा। यहां पे ले ले सेंटेंस, माया हेल्प्ड मी, ये सेंटेंस आ गया। शी गेव मी सम मनी, ये सेंटेंस आया। माया हेल्प्ड मी, शी गेव मी सम मनी। अब पहले सेंटेंस को ऐसा कैसा रख लीजिए, और सेकंड सेंटेंस में शी गेव, ये जो है इसको हट जाएगा ये अपने आप,
मी 2 बार आया है, मी 2 बार आया है, सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे, मी 2 बार आ गया तो ये भी क्या हो गया, हट गया। अब यहां पर कोई ऐसी प्रेपोजिशन लगाई जाए, यहां पर कोई ऐसी प्रेपोजिशन लगाई जाए जिससे ये सेंटेंस क्या हो, नया सेंटेंस बने। बिल्कुल सही रिस्पॉन्स आपका आया है। तो माया हेल्प्ड, माया ने सहायता की, माया हेल्प्ड मी विद सम मनी, विद सम मनी, ये सेंटेंस आ गया, विद सम मनी, विद सम मनी। इस तरह से ये प्रेपोजिशन का यूज किया गया और प्रेपोजिशन के यूज से क्या रहा, इस दूसरे सेंटेंस से सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। रिड्यूस करने से या हटा देने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ा कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब क्या हो गई, वो कम हो गई। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कम होने पर जाहिर सी बात है कि एक ही क्या बचा, क्लोज बचा। तो एक क्लोज है तो एक ही सेंटेंस रहा और वो एक सेंटेंस भी कैसा हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब वाला सिंपल सेंटेंस होता है। तो वो नया सेंटेंस जो बच गया वो कैसा बच गया, वो सिंपल सेंटेंस ही इसमें बच गया। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके एक नया सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, एक नया सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अब तक का डिस्कशन हमारा इस बात को लेकर रहा, यहां तक की बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस, हमें टू सिंपल सेंटेंसेस दिए गए होंगे और हमें कहा जाएगा कि इनसे एक कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। एक कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। एक कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के सभी क्लोजेज मेन क्लोज होते हैं, जिसके सभी क्लोजेज इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं, जिसके सभी क्लोजेज जो हैं वो प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, जिनको क्या किया जा सकता है, जिनको इंडिपेंडेंटली लिखा जा सकता है। कंपाउंड सेंटेंस के जितने भी क्लोज होंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस के जितने भी क्लोज होंगे, या तो कंपाउंड सेंटेंस के जो क्लोज हैं, कंपाउंड सेंटेंस के जो क्लोज हैं वो हमेशा किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड होंगे। किससे कनेक्टेड होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड होंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, अगर केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में है तो वो कैसा सेंटेंस रहेगा, तो वो कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो चार तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार तरह के होते हैं। फर्स्ट जो था वो कोपुलेटिव या कुमुलेटिव। कोपुलेटिव या कुमुलेटिव जो है उनमें कौन कौन से आ गए, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आ गए। इसके बाद सेकंड जो है वो है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव को ही ऑपोजिटिव कहते हैं, विरोधक, जो एक दूसरे कथन के स्टेटमेंट के खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, कॉन्ट्रास्ट दर्शाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। यट बट स्टिल हाउएवर नेवरदलेस विद ऑल, नॉट विद स्टैंडिंग, ये ऐसे कंजंक्शन है जो कैसे रहते हैं, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। कंजंक्शन में हमने लिखा भी था और वापस से भी लिखेंगे। इसके बाद जो थर्ड टाइप था, वो थर्ड टाइप कंजंक्शन का कौन सा रहता है, थर्ड टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का थर्ड टाइप अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नोर का यूज किया जाता है। फोर्थ जो टाइप है अल्टरनेटिव जो है वो ऑप्शन बताता है। फोर्थ जो टाइप है वो कौन सा है, वो इलेटिव है। इलेटिव कंजंक्शन क्या बताता है, जो रिजल्ट को डिनोट करता है, किसको, रिजल्ट को, जो रीजन को रिजल्ट से कनेक्ट करने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेटिव होते हैं। और इलेटिव कंजंक्शन को ही रिजल्टेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। वो रिजल्टेटिव कंजंक्शन होता है जिसमें सो हेंस देयरफॉर, सो हेंस देयरफॉर के साथ साथ फो, अकेला फो भी होता है, और फिर देयरफॉर के बाद कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, या सब्सिक्वेंटली। तो ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, और इन कंजंक्शन से जिन क्लोजेज को कनेक्ट किया जाता है वो सिंथेसिस का पार्ट हो जाएगा। क्या फ्रेम करने के लिए, एक नया कंपाउंड सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर और एक नया जो कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा, वो प्रोसेस रहेगी सिंथेसिस की,
वो प्रोसेस किसकी, वो सिंथेसिस की प्रोसेस रहेगी। और इस सिंथेसिस की प्रोसेस में कैसे हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है उनको हम बारीकी से देखते हैं। कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस किस को याद है, हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो आपको याद है ना, एक बार बता दीजिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में कौन कौन जानता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब रहेगा ना कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जानकारी आवश्यक है, तो वो आप जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान है। अच्छा, और कोई? यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम सिंथेसिस में आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा देखेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है? कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? द सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस which has two principal clauses, which has two principal clauses, जो क्या रखता है? जो दो प्रिंसिपल क्लोज रखता है। प्रिंसिपल क्लोज यानी इंडिपेंडेंट क्लोजेज, जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज रखता है। इंडिपेंडेंट क्लोजेज, ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो क्या हो, जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लोजेज हो, यानी इंडिपेंडेंट लिखे जाने वाले हो, प्रिंसिपल क्लोजेज हो। अब द गिवन सिंपल सेंटेंसेज, जो दिए जाने वाले सिंपल सेंटेंसेज होंगे, द गिवन सिंपल सेंटेंसेज, जो गिवन सिंपल सेंटेंस होंगे दो, आर कनेक्टेड, उनको क्या किया जाता है? उनको जोड़ा जाता है। आर कनेक्टेड with the use of किसका यूज करके? with the use of a coordinating कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटर, उसे ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, वही कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो क्या है, एक बार देखिएगा जो लिखा है, द सेंटेंस विच हैज टू प्रिंसिपल क्लोजेज, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लोज हो, कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट या मेन क्लोजेज हो, जिनको स्वतंत्र लिखा जा सके, जिनको क्या किया जा सके? इंडिपेंडेंटली लिखा जा सके, वो कैसे होते हैं? प्रिंसिपल क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल से अभी समझे भी गए। द गिवन सिंपल सेंटेंसेज, जो दिए गए सिंपल सेंटेंसेज हैं, आर कनेक्टेड, उनको जोड़ दिया जाता है विद द यूज ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किसके यूज के साथ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके उसको क्या कर दिया जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके उसे कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। एक सेंटेंस ले लिया हमने, राधा इज पुअर एंड वीक, राधा इज पुअर एंड वीक, ये आ गया सेंटेंस। सेंटेंस एक है, लेकिन क्या इसमें दो सेंटेंस बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है क्या, राधा इज पुअर, और दूसरा ये बन सकता है क्या, राधा इज वीक। दूसरा बन सकता है राधा इज वीक। तो क्या राधा इज वीक, राधा कमजोर है, क्या इससे दो सिंपल सेंटेंस फ्रेम हो गए कि नहीं हो गए? अब इसको आप अकेला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। और इसको अकेला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको अकेला लिख सकते हैं, बिल्कुल इनको लिख सकते हैं ना अकेला। इसका मतलब जिसको अकेला लिखा जा सके, ऐसी सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी जो अपना पूरा अर्थ देती हो, और जिसको अकेला लिखा जा सके, वो कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लोज होती है। वो क्या होती है? मेन क्लोज होती है। तो इसलिए इनका ध्यान रखना है। अब कोऑर्डिनेटर्स की बात है, किससे कनेक्ट किया जाता है? कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट किया जाता है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इनको कनेक्ट किया जाता है। यही महत्वपूर्ण बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इन्हीं का ध्यान रखने की है, कोऑर्डिनेटर्स, कि कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, वे कंजंक्शन कौन से हैं जिनसे इनको क्या किया जाता है, जिनसे इनको कनेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट है कुमुलेटिव। फर्स्ट कौन सा है? कुमुलेटिव। कुमुलेटिव को ही क्या कहा जाता है? कुमुलेटिव ही कहलाता है कोपुलेटिव। कुमुलेटिव ही कोपुलेटिव कहलाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है संयोजक। संयोजक का मतलब होता है समान को कनेक्ट करने वाला, समान को कनेक्ट करने वाला। तो कुमुलेटिव, कोपुलेटिव। तो कुमुलेटिव और कोपुलेटिव में एंड, बोथ एंड, बोथ और एंड के बीच में हाइपन है। एज वेल एज एक साथ ही यूज होगा, एज वेल एज। और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बीच में भी क्या है? हाइपन है, यानी ये भी पेयर में यूज होता है, ये भी जोड़ी में यूज होता है। तो जो कंजंक्शन जोड़ी में यूज होता है उसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। जो जोड़ी में यूज होता है, जोड़ी में यूज होने वाला कौन सा है? बोथ एंड है। और जोड़ी में यूज होने वाला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो याद रखेंगे ये कैसे कंजंक्शन कहलाते हैं? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। जो पेयर में यूज हो, जो जोड़ी में यूज हो, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। तो कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन ये चार है, चारों में से किसी से एक से कनेक्ट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। सेकंड जो सेंटेंस है वो सेकंड कोऑर्डिनेटर्स की जो लिस्ट है वो उसमें सूची में नाम आता है एडवर्सेटिव का। एडवर्सेटिव को ही क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव को ही कहते हैं ऑपोजिटिव। ऑपोजिटिव किसको कहते हैं? जो अगेंस्ट की बात करे, जो विरोधक की बात करे, जो विरोधी बात करे, वो कौन सा होता है? वो एडवर्सेटिव या ऑपोजिटिव होता है। एडवर्सेटिव या ऑपोजिटिव होता है। ये तो कौन से थे? यहां तक हमने जो डिस्कस किए ये तो थे कुमुलेटिव, ये कुमुलेटिव थे। सेकंड है एडवर्सेटिव। अब एडवर्सेटिव में कौन सा आएगा? यट, बट, स्टिल, हाउएवर, हाउएवर, नेवरदिलेस, नेवरदिलिस होता है, नेवरदिलिस, विदॉल, विदॉल, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, एक साथ ही है नॉट विद स्टैंडिंग। तो इस तरह से ये सेकंड क्या है? सेकंड तरह का कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप है। इसमें यट, फिर भी, बट, किंतु, परंतु, बल्कि, बाकी सब का अर्थ फिर भी होता है। बाकी सब का मीनिंग क्या होता है? फिर भी होता है। फिर भी ये दूसरा क्या है? दूसरा पेयर है। थर्ड पेयर इसमें आता है अल्टरनेटिव का। थर्ड इसमें है अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव किसको कहते हैं? अल्टरनेटिव कहते हैं ऑप्शनल को, जो क्या बताए? जो विकल्प बताए। ऑप्शनल होता है जो विकल्प शो करे, जो हमारे सामने ऑप्शन रखे। और ऑप्शन रखने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटर्स में, वो कौन से हैं? वो अल्टरनेटिव हैं। और अल्टरनेटिव में और, एल्स, अदरवाइज, और एल्स, अदरवाइज, आइदर और पेयर में यूज होता है। आइदर और नाइदर नो। नाइदर के बाद आता है नो, तो नाइदर नो। इस तरह से ये जो सेंटेंसेज हैं ये कौन से हैं? ये अल्टरनेटिव है, जो क्या डिनोट करते हैं? जो ऑप्शन डिनोट करते हैं। जो क्या बताते हैं? जो ऑप्शन बताते हैं। फोर्थ तरह का आ गया इलेटिव कंजंक्शन। फोर्थ जो पेयर है वो कौन सा है? इलेटिव। और इलेटिव जो है उसे ही क्या कहते हैं? रिजल्टेटिव। उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेटिव कहते हैं। इलेटिव या रिजल्टेटिव जो परिणाम डिनोट करे, जो क्या बताए? जो अर्थ बताए। तो परिणाम को बताने वाला जो सेंटेंस है इसमें कौन सा आएगा? सो, हैंस, देयरफॉर। तीनों का अर्थ इसलिए होता है। सो, हैंस, देयरफॉर। फिर आता है इसमें फो, और एक आता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली। तो ये जो कंजंक्शन है, ये सारे कंजंक्शन क्या बताते हैं? ये रिजल्ट बताते हैं। ये कंजंक्शन कैसे हैं? ये रिजल्ट बताते हैं। ये परिणाम को डिनोट करते हैं। ये इसका रिजल्ट बताएंगे। इसमें क्या बताया जाएगा? रिजल्ट बताया जाएगा कि इसमें किस तरह का फंक्शन किया जाता है, किस तरह से फंक्शन होता है। ये चीजें इसमें क्या होंगी? ये चीजें इसमें डिनोट होंगी, इसमें बताई जाएंगी।
हम देखेंगे इनमें कि किस तरह से इनका यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके और एक नया सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किया जाता है? कंपाउंड सेंटेंस के लिए इनमें से किसी एक कंजंक्शन का हमें क्या करना होगा? इनमें से किसी एक कंजंक्शन का यूज करना होगा। एक कंजंक्शन का पहला कौन सा है? कुमुलेटिव। कुमुलेटिव को क्या कहते हैं? कोपुलेटिव। इसमें कौन कौन से हैं? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेकेंड कौन सा है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का ही नाम क्या है? अपोजिटिव, यानी विरोधक। यट, बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदीलेस, विदऑल, एल ही आता है, डबल एल नहीं आता है। नॉट विद स्टैंडिंग, जिनमें सभी का मीनिंग जो है वो क्या होता है? फिर भी होता है। उसके बाद अल्टरनेटिव या ऑप्शनल। अल्टरनेटिव या ऑप्शनल में और, एल्स, अदरवाइज, इन तीनों का अर्थ अथवा अन्यथा फिर भी होता है। आइदर और नाइदर नो, ये दो को रिलेटिव कंजंक्शन इसमें शामिल हैं। इसके बाद आता है इलेटिव। इलेटिव को ही रिजल्टेटिव कंजंक्शन कहा जाता है और रिजल्टेटिव वो होता है जो कारण को किससे जोड़े? कारण को परिणाम से, रीजन को रिजल्ट से जोड़ने वाले ये कंजंक्शंस होते हैं। रीजन को रिजल्ट से जोड़ने वाले ये कंजंक्शन है और इन कंजंक्शन की सहायता से दो सिंपल सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके और एक कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। कैसा सेंटेंस फ्रेम होगा? एक कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम होगा। हमने अब तक जो दो सेशन हमारे सिंथेसिस को लेकर रहे, उसमें सिंथेसिस में सबसे महत्वपूर्ण जो सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस जो फ्रेम करना था, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे टॉपिक में। और वो हम क्या कर चुके हैं, उस पर हमारा डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद दो सिंपल सेंटेंस को किसी कोऑर्डिनेटर की सहायता से कनेक्ट करते हुए किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम होगा, ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।